हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो भैया एग्ज़ाम तो हो गया है यूजीसी का। अब क्या कर रहे हैं? अब कर रहे हैं रिज़ल्ट का वेट। और की भी बहुत जगह से पता कर ही ली होगी। तो अभी तक पता भी चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम चांसेस हैं होने के, नहीं है, कितना हो सकता है, क्या रीज़न्स है। तो वो सब चीज़ें भी कन्फ्यूज़न मुझे लगता है कि अब तक थोड़ा-सा क्लियर हो चुके होंगे। तो अब जिनको रिजल्ट से लग रहा है डर कि मैम पता नहीं एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, मैम तैयारी की थी नहीं हो पाया, रिजल्ट अच्छा नहीं है, ये है वो है, तो उन सब के लिए आज की वीडियो। क्योंकि अब तो जो हो गया सो हो गया, उसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो तो अब जो चीजें चली गई हैं चली गई हैं। अब क्या करना है? अब करना है हमें जून 2025 के लिए तैयारी। बट गलतियां भी पता चल गई होंगी कि हमने जिस तरीके से अभी तैयारी की थी उसमें कहाँ कहाँ हमारे कमी थी और उन कमियों को दूर करना है। तो वो अभी तक क्लियर हो चुका होगा आई गेस सबको। तो वो गलतियां अब हमें दोबारा से नहीं करनी है। वही डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जो रिपीटर्स यानी कि जिनको ये क्लियर हो चुका है कि अभी एग्जाम हमारा नहीं होने वाला है एंड अब किस तरीके से जून 2025 की तैयारी करें। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अब आप दोबारा से सारा सिलेबस जीरो से लेके नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक बार आप रिवीजन कर चुके हैं, फाउंडेशन कोर्स आप कर चुके हैं, एक बार पूरे सिलेबस को आप पढ़ चुके हैं। तो वहां कहाँ कमी रही जिन चीजों को आप अभी दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आज देखेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है आने वाले एग्जाम में, जून 2025 के एग्जाम में। तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, दोबारा से हौसले बुलंद करके दोबारा से तैयारी में लगते हैं और फिर से कोशिश करते हैं जेआरएफ को क्रैक करने की। और अगर स्ट्रैटेजिकली सही सही तरीके से आपने तैयारी की तो आपका जेआरएफ होने से अगली बार कोई नहीं रोकेगा। बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लेट्स डिस्कस स्टेप बाय स्टेप के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उससे पहले टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूजीसी नेट का चैनल क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जहां पे आपके प्रैक्टिस सेट, मैराथन्स, बाकी बहुत सारी चीजें होती रहती है। जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी, क्या है स्ट्रैटेजी फॉर जून? फ्रेश स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी फॉर दोज पीपल हु सो फार आर बीइंग क्लियर्ड कि हमारा मैम दिसंबर वाला अभी जून जनवरी में जो दिया है हमारा नेट का एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है। सो हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर द जून? क्योंकि शुरू से तो नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये वीडियो। सबसे पहले क्या करना है, अभी चूंकि रिजल्ट का थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि क्या क्या कौन से टॉपिक्स क्लियर हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, कहाँ आपकी कमी रही है। तो करना क्या है, आपको जो ये क्वेश्चन पेपर था इसको रिवाइज करना है। आपको अपना सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करना है। आपको देखना है कि होता क्या है, 8 10 10 यूनिट होती हैं हर पेपर में, चाहे जो मर्जी पेपर हो, तो उसमें इतनी इतनी यूनिट्स होती हैं। आपको उनको रिवाइज करना है और अपना मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स कुछ यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी यूनिट्स पे उतना फोकस नहीं करते हैं। तो आपको पहले वो एरिया आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे आपकी कमी थी, किस पोर्शन से क्वेश्चंस ज्यादा आए थे और कहाँ आपने लैग किया है। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि हर किसी की कुछ 2 3 यूनिट स्ट्रांग होती है, 1 2 यूनिट बहुत वीक होती है। तो आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन पेपर को दोबारा से पढ़ना है। बिकॉज स्टार्ट बाय एनालाइजिंग प्रीवियस अटेम्प्ट। तो जो अभी अटेम्प्ट दिया है जनवरी में उसको एनालाइज करो पहले कि कौन से पोर्शन में आपकी कमी रही है, कौन से पोर्शन पे आपको दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, जीरो से नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जीरो से शुरुआत नहीं करनी आप लोगों को, बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑलरेडी इन द मिड वे। आप बीच में, आप सिर्फ कुछ 2 4% से रहेंगे। तो आपको वो 2 4% कैसे गेन करने हैं उस पर हम ध्यान देंगे। जहां पे आपने गलतियां की हैं, कि हो सकता है किसी ने क्रोनोलॉजी में गलती की हो सकता है किसी ने क्वेश्चन पढ़ने में, हो सकता है किसी की कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो, और हो सकता है कि किसी को और कुछ फैक्ट याद ना रहो या कोई ऐसी पर्टिकुलर यूनिट जिससे रिलेटेड ज्यादा ही क्वेश्चन आपके गलत हुए हो। तो आपको क्या करना है, वो मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है और कुडंट कंप्लीट द एग्जाम। या फिर आप एग्जाम क्यों नहीं दे, हो ऐसा भी हो सकता है कि आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है और एग्जाम में बैठे हो आपने फर्स्ट पेपर पे इतना ध्यान दे दिया कि सेकंड पे नहीं दे पाए, या सेकंड पेपर को आपने इतना अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया कि फर्स्ट पेपर में आपका रह गया। तो वो गलतियां कुछ भी है कि मैंने, मेरे को फर्स्ट पे ध्यान देना है, सेकंड पे देना है, या मुझे किसी पर्टिकुलर यूनिट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि वो आपकी गलतियां आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगा और आपको फिर उसी गलती स्पेसिफिक चीजों पे आपको ध्यान देना है, उन्हीं मिस्टेक्स पे आपको ध्यान देना है।
रिपीटिंग द सेम एरर, तो आप नेक्स्ट एग्जाम में क्या करेंगे, अगर मान लो आपका टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत रहा तो आप दोनों पेपर को बराबर टाइम देंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन रहा तो आप वो गलती अगले एग्जाम में नहीं करेंगे, और उन्हीं गलतियों पे आपको पर्टिकुलर फोकस करके जाना है। स्ट्रेंथन वीक पॉइंट इन योर प्रिपरेशन, और उन्हीं वीक पॉइंट को क्या करना है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको रिवाइज करके अपनी गलतियों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देन व्हाट नेक्स्ट, अब वीक एरिया पता चल गया। अब आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि शुरू से तो करेंगे नहीं, जीरो से तो शुरुआत नहीं करनी है हम लोगों को, क्योंकि सिलेबस पढ़ चुके हैं। तो अब उस वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना, और उसी वीक एरिया को एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि जो यूनिट स्ट्रांग है उनको तो छोड़ ही दो, उनको हम बाद में देख लेंगे जो यूनिट स्ट्रांग है, और जो यूनिट स्ट्रांग नहीं है, जो वीक एरियाज हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम देना है, या उस यूनिट को एक्स्ट्रा टाइम देना है, या उस सब्जेक्ट को, यानी फर्स्ट पेपर नहीं था तो फर्स्ट पेपर को, और जो है अगर सेकंड पेपर नहीं था तो सेकंड पेपर को ज्यादा टाइम देंगे। तो लास्ट अटेम्प्ट में जिस जिन चीजों पे आपको स्ट्रगल करना पड़ा उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, वो मैनेज करेंगे। डिफरेंट रिसोर्सेज और मेथड्स, अब हो सकता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ा बट वो सफिशिएंट नहीं थी, कम मटेरियल था, अब आप दूसरे रिसोर्सेज उस यूनिट से रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड कोई दूसरे सोर्सेज को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, मे बी जिनमें थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। तो उससे क्या होगा फिर से कि आपके जो वीक पॉइंट्स है उनको चांस मिलेगा कि आपको और उनमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर सके और उनको और ज्यादा अच्छे तरीके से इंक्रीज कर सके। ठीक है, दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ बहुत सारा लिया होगा बट उनको पता ही नहीं है कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके का आता है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो गलती क्या की है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देख के नहीं गए, आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किए हैं, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो डिफरेंट सेट ऑफ माइंड होता है, एंड व्हेन वी सिट इन द एग्जाम तो डिफरेंट सेट ऑफ माइंड होता है हमारा। हम क्वेश्चन कैसे लगाते हैं वो हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है, ट्रेन करना होता है उस तरीके से। तो हो सकता है आपकी उस ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमी रही हो। तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो आप लगाओ, वो रेगुलर करो। ठीक है, ताकि उससे क्या बढ़ेगी कि जहां पे अगर टाइम मैनेजमेंट विद इन एग्जाम रहा होगा तो उससे स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी, कि आपका ना माइंड उसी हिसाब से ट्रेन होता है कि अच्छा ये वर्ड देखा, ये ऑप्शन देखा तो इस पे टिक लगाना है। तो वो माइंड ट्रेनिंग होती है एक तरीके से, तो वो माइंड को आपको उस हिसाब से क्या करना है, ट्रेन करना है, माइंड ट्रेनिंग करनी है, राइट। और मॉक टेस्ट क्या होंगे, आपको एग्जाम कितनी देर में कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कितना देर देना है एक क्वेश्चन को, वो प्रैक्टिस आपके ज्यादा बढ़ाएंगे। तो एग्जाम रेडीनेस जो होती है, रीड करने की जो स्पीड होती है, उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, बार बार जैसे 10 लगाओगे, 20 लगाओगे, जब 50 मॉक टेस्ट लगा लोगे तो आपकी टाइम कैसे मैनेज करना है, पेपर 1 को किस क्वेश्चन को, किस पोर्शन को कितना टाइम देना, वो मैनेज करना आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे। ठीक है, सो दिस इज वी हैव स्टार्टेड। जिनका नहीं हुआ उनको क्लियर तो हो ही गया होगा कि भैया नेट नहीं होना या जेआरएफ नहीं होना है, की पता चली गई होगी। तो हमने फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है बैच 2.0 जून 2025 के लिए, जहां पे आपकी लाइव क्लासेस, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, जहां पे लैक करते हैं बहुत स्टूडेंट के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और सब पढ़ लेते हैं, वही नहीं पढ़ते हैं जो आ रहा है एग्जाम में, सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से करिए। दूसरा, पीएचडी के लिए दिस इज आर न्यू, कि जहां पे आप इसी कोर्स में आपको पीएचडी मेंटरशिप भी मिलेगी, कैसे आप नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में यू कैन टेक एडमिशन, राइट। फिर आपको क्या करना है, डिटेल शेड्यूल बनाना है। क्या पता चल गया फर्स्ट पेपर को कितना टाइम देना है, सेकंड को कितना टाइम देना है। अब आप क्या करेंगे, एक पूरा शेड्यूल बनाएंगे जिसमें वीकली आपके गोल्स होंगे शॉर्ट टर्म, यानी कि इस हफ्ते में मुझे ये सिलेबस कवर करना है, जो मेरी वीक यूनिट्स हैं मुझे इस हफ्ते में वो वीक यूनिट का इतना पोर्शन कर ही लेना है। फिर आप क्या करेंगे, वीकेंड पे यूल हैव टाइम, और उस टाइम पे आपको अपनी पूरी जितनी प्रोग्रेस की है उसको अचीव करना है। ठीक है, उसको एनालाइज करना है कि अब मैं बैठ के उसी पर्टिकुलर यूनिट का मॉक टेस्ट लगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़ा, कितना मेरे काम, और मुझे कितना और टाइम देने की जरूरत है। और जो ज्यादा जिनमें आपने लैक की थी उनको ज्यादा टाइम देना है, यानी कि मोर टाइम टू कॉम्प्लेक्स टॉपिक। तो जिन जिन यूनिट में लैक किया था उनको और ज्यादा, उनके मॉक टेस्ट ज्यादा लगाने, रिपीटेटिव लगाने हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से क्या होगा, आप बंद जाओगे आप, क्योंकि हम क्या होता है 2 दिन बड़ी मेहनत से प्रेशर में आके पढ़ते हैं, तीसरे दिन फिर हम छोड़ देते हैं। तो अगर आप पूरा शेड्यूल बना लोगे और शॉर्ट टर्म टारगेट डिसाइड कर लोगे कि ये हफ्ते में ये यूनिट करनी है या ये टॉपिक करना है, तो उससे आपका पूरा जो है वो सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और कुछ भी पॉइंट मिस नहीं होगा कि आपके, क्योंकि टारगेट होंगे। ऐसा नहीं होगा एक पर्टिकुलर यूनिट कर ली दूसरी छोड़ दी है, वो नहीं हो पाएगा उसमें। देन कोई भी रिवीजन प्रोग्राम और कोचिंग आप लोगों को ज्वाइन कर लेनी है। मान लो क्योंकि बहुत सारे
ऑनलाइन कोचिंग है, जैसे टेक्स्ट बुक के ऊपर आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे, क्वेश्चन सेट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहाँ पे जैसे ऐप के ऊपर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, प्लस आपके सारे मेंटर्स हर सब्जेक्ट की प्रॉपर पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सबकी एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस कराते हैं। तो वो रिविजन, अपनी रिविजन करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए आप किसी भी ऐप पे जो है वो, या टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर आपके पूरे के पूरे वो दिए होते हैं, क्वेश्चन सेट दिए होते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लो जहां पे आप लैग कर रहे हो। दूसरा कंसिस्टेंसी, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट, कि देखो अगर आप टैलेंट है आपके अंदर, तो चांसेस क्या है, चांसेस स्टैग्नेट रहेंगे, सेम रहेंगे अगर आपके, यानी कि आपके अंदर टैलेंट है, आपको नॉलेज है, बट आपने 4 दिन पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, होता है ना कि एग्जाम से जो 10 दिन पहले होते हैं, महीना पहले होता है, वो बहुत क्रूशियल होता है। क्यों उस टाइम पे स्टूडेंट इतना मन लगा के पढ़ते हैं? क्योंकि आपने के अंदर टैलेंट, अगर आपने कंसिस्टेंसी रिविजन नहीं की और उस 10 दिन में फिर सब कुछ मगअप कर लेते हो, तो वो 10 दिन में क्या होता है, नॉलेज ओवरलैप हो जाती है। वो नहीं करना है, अभी 6 महीने है, कंसिस्ट, चाहे आप दिन में 2 घंटे दो, ठीक है, पढ़ने को, सिर्फ जेआरएफ की तैयारी को चाहे सिर्फ 2 घंटे दो, बट इट शुड बी कंसिस्टेंटली, वो आपको टाइम रेगुलर देना है, 2 घंटे डेली आपको देने ही देने, एक भी दिन मिस नहीं करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, रिजल्ट के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि 6 महीने 5 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। क्रैमिंग एंश्योर यू आर रिवाइजिंग व्हाट यू हैव लर्न रेगुलरली टू रीइंफोर्स योर मेमोरी। होता क्या है, हमने जैसे आज जो चीज पढ़ी, वो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद भूल जाओगे अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे। इसलिए आपको क्या करना है, जो आज पढ़ा आप 21 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज करो, फिर उसको 1.5 महीने बाद फिर से रिवाइज करो। तो ऐसे अपना टाइम टेबल बना लो, क्योंकि बार बार रिवाइज, जहां बैठते हो, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, फैक्चुअल नोट्स जो होते हैं, जो चीजों में लैक कर रहे हो, जहां बैठ के पढ़ते हो वहां सामने उसको पेस्ट कर लो। सुबह शाम उठ के 10 मिनट उसकी रीडिंग दे दो, डेली दे दो। आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है उसको याद करने में, वो आपकी मेमोरी में फिट बैठ जाएंगी वो चीजें। उसके बाद आपको कोई एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, बिकॉज रिविजन जो है वो कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करने में, माइंड में बिठाने में, अब आपको माँ बाप का नाम, भाई बहन का याद करने के लिए आपको रटना नहीं पड़ता है, वो दिमाग में रहती हैं वो चीजें ऑलरेडी। तो आपको वो कंसेप्ट रिटेन नहीं करने पड़ेंगे, रटने नहीं पड़ेंगे, वो आप हर 20 दिन में, 25 दिन में, महीने में अगर रिवाइज कर रहे हो, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और रिकॉल करने में, जब एग्जाम में बैठते हो, बिकॉज इतनी सारी चीजें मेमोरी में होती हैं, और हमारा माइंड उस एग्जाम टाइम पे वही चीज सामने रखता है जिसको हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको एग्जाम से पहले लगेगा कि मैम भूल जाते हैं, मैम डर लग रहा है, सब याद ही नहीं रहता, इतना पढ़ लिया, बट आप जब एग्जाम में बैठते हो तो आपका माइंड वो स्पेसिफिक चीज आपके सामने पुट करता है, और अगर आपने वो 4-5 बार रिवाइज किया तो वो माइंड अनकॉन्शियसली उस चीज को रिटेन कर लेता है, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा, सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम टेबल, एवरीथिंग, सारी चीजें ठीक हैं, बट अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, अगर आपने स्ट्रेस लिया है चीजों का, तो आप ये बाकी जितने भी टेंट्रम बताए हैं, किसी चीज को आप अप्लाई नहीं कर सकते। सब तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ और मोटिवेशन, अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, मैं अपने 12th के एग्जाम दिया हो, नेट जेआरएफ दिया हो, कुछ भी दिया हो ना, मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है, कि एक मंत्र है मेरे सक्सेस का। आप, अगर आपको फ्यूचर में कोई चीज अचीव करनी है, तो आज आप बैठो, उस चीज को इमेजिन करो, और इमेजिन करके देखो, क्योंकि ये मैंने अपने 12th के एग्जाम में ना एक मैगजीन में पढ़ी थी मैंने ये चीज, कि आप उस चीज को इमेजिन करो एंड सी कि आपको कितनी खुशी मिलती है उस चीज से, बहुत, कि उस टाइम पे आपके रिलेटिव्स कैसे उस चीज को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपकी फैमिली कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मुझे वो दिन चाहिए, मुझे वो सक्सेस अचीव करनी है जहाँ पे रिलेटिव्स, पेरेंट्स, बाकी, या जो मेरी वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ के है। तो वो उसको इमेजिन करो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो या उसके अलावा आपको और भी किसी चीज से मिलता है, जैसे पेरेंट्स को सोच के, या आपका कोई फ्यूचर ड्रीम है, हर चीज को मतलब कुछ भी आपका पर्सनल हो सकता है, तो उसको सोच के जो है वो मोटिवेशन होना चाहिए। स्टे मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट, और ये करो, नहीं कर ही लेंगे, हताश नहीं होना है। हो गया, अब तो क्या कर सकते हैं, है ना। जनवरी वाला एग्जाम हो गया, अब तो गया ये, तो उसको सोच के हताश नहीं होना है, ये कि अरे भैया अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद बता रही हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मास्टर्स में हमें लगता था कि भैया नेट नहीं हुआ, या मास्टर्स में 55% मार्क्स नहीं आए तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, करियर खत्म हो जाएगा। हाउएवर, करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट करियर किसी का खत्म नहीं होता है। तो इंटेंशनली मैंने अपनी मास्टर्स के बाद में 1 साल का ब्रेक लिया पढ़ाई से, कि देखते हैं कि ये छोड़ने के बाद में क्या ही जिंदगी में ऐसा बर्बाद हो जाएगा जो बिना नेट के नहीं हो सकता। वो देखने के लिए मैंने 1 साल इंटेंशनली जो है वो ड्रॉप किया था, इसीलिए कि मतलब चीजें इतनी प्रेशराइज्ड हो गई थी दिमाग पे, इतना तो वो प्रेशर नहीं लेना उससे। अब मैं अपनी बॉडी हेल्थ इतना बता रही हूँ कि मेरा जो है वो फिजिकल हेल्थ इतनी खराब हो गई थी दैट आई गॉट पैरालाइज्ड फॉर 10-15 डेज।
तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो उस चीज़ों से सीखा हमने, 1 साल ड्रॉप भी किया, 1 साल में नेट जेआरएफ की तैयारी भी करी, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। सी वेयर आई एम, मतलब मैंने सीयूएच में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में पढ़ाया भी है 2 साल, तो कुछ बर्बाद नहीं होता इन सब चीज़ों से। हाँ, इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, बट आपकी ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। तो वो कॉन्फिडेंट रहो कि खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अरे 5-6 महीने और लग जाएँगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं रेस में पीछे नहीं छूट जाओगे आप। तो वो कॉन्फिडेंस रहना, अब नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। बस अपने आप को लेट इट बी वाला अपना नेचर नहीं लेके आना कि छोड़ो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट रखना है कि कर लेंगे, और उस हिसाब से अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। गुड। इवन इफ यू डिडंट सक्सीड लास्ट टाइम, तो अगर लास्ट टाइम भी नहीं हुए तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है बिल्कुल भी। अब तो मैडम की भी स्टोरी पता है आपको, मैं सच्ची बता रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल में थी 10 दिन, एग्जाम से जस्ट 4-5 दिन पहले, बिकॉज मैंने नेट का इतना हावी कर लिया था ना दिमाग पे, मुझे लग रहा था नेट के बगैर जिंदगी नहीं है, करियर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। और धीरे धीरे, बट ये स्ट्रैटेजी जो बताइए उस हिसाब से अपनी प्लान करो, प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो, वीकेंड्स पे मॉक टेस्ट ये सब लगाओ क्योंकि वीकेंड पे टाइम होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रोग्रेस, एक यूनिट की बार बार प्रैक्टिस लगाओगे, वही कंसेप्ट्स घूम घूम के आएंगे, और कहीं पे अगर अचीव कर लिया तो ठीक है, टेक अ स्मॉल ब्रेक। उस दिन पार्टी करो दूसरों को भी कि आज मैंने, देखो कितनी खुशी मिलती है, करके देखना एक बार कि हाँ आज मेरी ये यूनिट हुई है। अगर मेरे मॉक टेस्ट में 100 में से 70 आई हैं, पहले आते थे 50, अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे दो छोटी सी, बहुत अच्छी लगती है ये सब चीजें करने में, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि अरे हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। बाकी हम लोग तो मेंटर्स तो हैं ही आपके साथ में, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। तो अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में करोगे तो अपने ट्रैक पे रहो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, और प्रेशर के अंडर काम मत करो, ठीक है। तो वो चीजें करने से आपका जेआरएफ नेट पक्का हो जाएगा, ठीक है। कहीं किसी का कोई भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा। तो इन सब चीजों का अब जून में, जो रिपीटेटर्स हैं, आपको कोई जीरो से शुरुआत नहीं करनी। बस सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलूंगी, जिनका आपकी बार नहीं हुआ, तैयारी की थी, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप की गलतियों को देखना, गलतियों से सीखना। क्योंकि गलतियां हर कोई करता है, हम मनुष्य ही हैं, बट अपनी गलतियों से सीखने वाला सबसे बड़ा होता है। तो अपनी गलतियां एनालाइज करो, सीखो, और मोटिवेटेड रहो। सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज करो और मोटिवेटेड रहो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जून के जेआरएफ के बाद में हॉट सीट पे मिलूंगी आप लोगों से, इंटरव्यू मैं ही लूंगी, ठीक है। तो जेआरएफ के लिए तैयारी करो, सब कुछ अच्छा होगा, सबका जेआरएफ निकलेगा। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, एंड फिर मिलेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में।